Welcome my dear sweet and loving children to the channel VTube Library. In today's video, I will be solving the chemistry questions from the latest CBSE sample paper. I have already made one video on this and I have solved many chemistry questions from the latest CBSE sample paper, and the link of that video will be given to you in the description box. Before I start today's video, let me tell you one thing. If you want to watch the videos on chemistry only for 10th, 11th and 12th class, then you can visit my own channel Samjho Chemistry Detail में, the link of which will be given to you in the description box. Please visit my channel and subscribe my channel. So let's start today's video. Question number 1. Give a test that can be used to confirm the presence of carbon in a compound. एक कंपाउंड में कार्बन है, उसका प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए आप एक टेस्ट आपको देना है. यू हैव टू मेंशन ए टेस्ट बाय व्हिच द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ए कंपाउंड कैन बी कंफर्म्ड. उसके बाद द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज विथ अ वैलेंसी ऑफ 4 हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स कंपाउंड. कार्बन का वैलेंसी 4 है और कार्बन किस तरह से जो है अपना कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है अटेन करता है, अपना जो कंपाउंड्स बनाता है उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो किस तरह से अटेन करते हैं. और इसके साथ एक ऑप्शन भी है, आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है देख सकते हो, जो है इट इज ए इंटरनल चॉइस. द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन दोज फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर, जस्टिफाइड बाय गिविंग 2 रीजंस. बोल रहे हैं कि कार्बन अकेला ही जितना कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो सारे एलिमेंट्स के कंबाइन अगर आप करो, सारे एलिमेंट्स मिलकर जितना कंपाउंड बनाते हैं उससे कई गुना ज्यादा कार्बन का अकेला का कंपाउंड है. इसके फेवर में आपको 2 रीजन देना है. व्हाई इट इज सो, व्हाई कार्बन फॉर्म सच ए ह्यूज नंबर ऑफ जो है कंपाउंड्स जो कि बाकी सारे एलिमेंट्स मिलकर उतना नहीं बना पाता है जो कि कार्बन अकेला ही बनाता है. तो इसके लिए पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो चॉइस है वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टेस्ट हमें देना है जिससे कार्बन का प्रेजेंस को कोई भी कंपाउंड में हम जो है कंफर्म कर सकते हैं. तो उसके लिए बहुत आसान है. कोई भी कंपाउंड में अगर कार्बन है तो कंपाउंड को पहले हम जो है ऑक्सीजन में बांड करेंगे. अगर हम कंपाउंड को ऑक्सीजन में बांड करने के बाद अगर उसमें कार्बन होगा देन कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम लाइम वाटर के थ्रू पास करें तो लाइम वाटर को वो मिल्की कर देते हैं. लाइम water turns milky when carbon dioxide gas passes through lime water. Now lime water क्या है? It is just calcium hydroxide. तो लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं देन व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन में बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है. और इसी वजह से जो है एज इट इज ए इनसॉल्युबल सब्सटेंस सो जो लाइम वाटर है जो कि पहले क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बाद में जो है वो मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज इनसॉल्युबल कंपाउंड. तो हम लिखते हैं इसके आंसर the compound must be burnt in oxygen. Then अगर कार्बन प्रेजेंट है देन व्हाट रिएक्शन विल टेक प्लेस? कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम लाइम वाटर के थ्रू पास करें CaOH2, ये आपका लाइम वाटर है, देन व्हाट विल बी फॉर्म्ड? CaCO3 प्लस H2O. CaCO3 इज ए इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसका प्रेसिपिटेशन होगा एंड दैट इज व्हाई लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. सो दिस इज हाउ वी कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ए कंपाउंड. उसके बाद जो है with a valency of 4 how is carbon able to attain the noble gas configuration in its compounds? कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो है 4. तो कार्बन जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, वो किस तरह से अटेन करते हैं? कार्बन के पास चॉइस है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे C+4 आयन बनाए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले C-4 आयन बनाए. तो इस तरह से उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं. लेकिन दोनों ही चीज जो है बहुत ही मुश्किल है. कार्बन के लिए ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट टास्क.
एज वेल एज गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ C-4 आयन, वो भी बहुत ही मुश्किल टास्क है। क्या है रीजन ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए टोटल जितना अमाउंट में जो है आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन को चाहिए, एक एक करके इलेक्ट्रॉन लूज होगा, उसके लिए एनर्जी कार्बन को चाहिए। फॉर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स व्हाटएवर विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कार्बन को केमिकल रिएक्शंस में नहीं मिलते हैं, इसलिए लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई C+4 आयन जो है बनता नहीं है। इन द सेम वे C-4 आयन बनाना भी उतना ही मुश्किल है। जैसे कि सपोज कि कार्बन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया सपोज, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से कार्बन क्या आयन बना सकते हैं? C- आयन बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके C- आयन बनाने के बाद कार्बन को जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा, तब देखो देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द C- आयन एंड इलेक्ट्रॉन, बोथ आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, C- तो नेगेटिवली चार्ज हो ही चुका है, दोनों के बीच में होगा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, और इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कार्बन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर उसने गेन करना है तो टोटल बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कार्बन को गेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ओवरकम द रिपल्शन। तो दैट इज व्हाई C+4 आयन फॉर्मेशन या C-4 आयन फॉर्मेशन इज वेरी डिफिकल्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन ये फॉर्मेशन नहीं होते हैं। तो कार्बन के पास तब कौन सा तरीका बचा है? कार्बन कैन गो फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है दूसरा एलिमेंट के एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके वो बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे में जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा? नाम होगा कोवैलेंट बॉन्ड। सो कार्बन गोज फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड दैट्स हाउ कार्बन अटेन्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इन इट्स कंपाउंड्स। सो दैट विल बी द आंसर। सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो सेकेंड पार्ट का आंसर में लिखना है कि कार्बन डज नॉट फॉर्म C+4 or C-4 ion because formation of C+4 or C-4 ion requires huge amount of energy. So carbon goes for sharing of electrons and form covalent compounds. This is the answer of the first one. Now let us solve this one जो ऑप्शन में दिए गए हैं. It is said the number of carbon compounds is more than those formed by all other elements put together. Justify by giving 2 reasons. 2 रीजन आपको देना है और आपको जस्टिफाई करना है कि कार्बन अकेला ही इतना नंबर में जो है कंपाउंड फॉर्म करता है जो कि सारे एलिमेंट्स मिलके नहीं फॉर्म कर सकते हैं. इसके पीछे 2 रीजन है. रीजन नंबर 1 इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कैटिनेशन प्रॉपर्टी. नंबर 2 कार्बन इज टेट्रावैलेंट. ये 2 रीजन के साथ साथ आपको एक रीजन और मैं आपको दूंगी यहां पे. कार्बन कंपाउंड्स अंडरगो आइसोमरिज्म. 2 रीजन आपको मिलेगा बुक में. एक रीजन एक्स्ट्रा मैंने आपको दे दिया, दैट इज आइसोमरिज्म वाला जो रीजन है वो भी बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है जानना. तो देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो हमने लिखा, व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है इसको कहा जाता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी. कार्बन खुद के साथ ही जो है बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, खुद के साथ ही बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है कार्बन में सबसे ज्यादा देखा जाता है. कार्बन खुद के साथ जो है लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकते हैं और साथ ही में जो मैंने बोला लॉन्ग चेन्स जैसे कि वो स्ट्रेट चेन भी फॉर्म करते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं. सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी जो है उसमें मैक्सिमम है. अब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को ही कहा जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी. और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे ज्यादा है. इसका रीजन है इसका स्मॉल साइज,
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी। कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, सी सी बॉन्ड एनर्जी, सी सी बॉन्ड एनर्जी जो है इज वेरी हाई, सी सी बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई, इसीलिए जो सी सी बॉन्ड है इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कार्बन जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं, खुद के साथ ही खुद जो है लिंक बना के लंबा लंबा चेन जो है ये बना सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये एक रीजन है कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन इज टेट्रा कोवैलेंट। सेकेंड रीजन, कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है। कार्बन अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करके 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं विद अदर कार्बन एटम्स और विद अदर मोनोवैलेंट एटम। दैट इज व्हाई कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज्यादा। तीसरा रीजन मैंने आपको बोला कि कार्बन कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म होते हैं। आइसोमरिज्म क्या है? आइसोमरिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर अलग अलग होता है तो यही वजह है कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज या तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी सारे जो है डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से भी बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो आइसोमरिज्म छोटा सा मैं आपको बता दूंगी कि आइसोमरिज्म क्या है। मैंने आपको बता दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स विल बी सेम बट देन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स। उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमरिज्म एंड द कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। तो आइसोमरिज्म बहुत टाइप का हो सकते हैं, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको इतना जरूरत है, थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए। जैसे कि आइसोमरिज्म 2 टाइप का मेनली होता है, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक है स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ही थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से कार्बन कंपाउंड्स के नंबर क्यों ज्यादा होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में देखो, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, इसके अंदर देखो एक तो है नंबर 1 है चेन न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। नंबर 2 में है पोजीशन आइसोमरिज्म। नंबर 3 में फंक्शनल आइसोमरिज्म। ये 3 के बारे में शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कि चेन न्यूक्लियर आइसोमरिज्म क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या है। इससे ही आपको पता चल जाएगा। और भी बहुत टाइप का है, सारा मैं नहीं आपको बता रही हूं, ये 3 से ही आपको पता चल जाएगा कि इस कारण भी कार्बन के कंपाउंड्स के नंबर बहुत ज्यादा है। तो चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म में क्या है, देखो आप ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आप सबको पता है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन, कॉमन नेम इसका है एन ब्यूटेन। IUPAC में तो हम ब्यूटेन ही बोलेंगे। इसका एक जो है आपका और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उसमें एक ब्रांच आ जाएगा बीच में CH3 CH CH3 CH3, तब इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन जो है कॉमन सिस्टम में मैं नाम लिख रही हूं, IUPAC नहीं लिख रही हूं, कॉमन सिस्टम में इसका नाम है आइसोब्यूटेन। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दोनों का सेम है, लेकिन ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों अलग अलग हैं। तो हुआ ना, इसी वजह से नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ज्यादा। तो इसी तरह से अगर आप पोजीशन आइसोमरिज्म की बात बोलो तो जैसे कि सपोज अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है, जैसे एल्कीन है, एल्कीन में अगर आप ब्यूटीन ले लो, ब्यूटीन जिसमें CH3 CH2 CH, यहां पे डबल बॉन्ड दे करके CH2 लिख देते हैं, तो इसका नाम होगा ब्यूट 1-इन। अगर हम डबल बॉन्ड का पोजीशन बीच में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड हमने जब इसमें दिया, इस पोजीशन में दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट 1-इन। और जब हमने इस पोजीशन में डबल बॉन्ड को बीच में दे दिया तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2-इन। तो 2 अलग अलग कंपाउंड हुआ, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होगा। अगर आप फंक्शनल आइसोमरिज्म में आओ तो फंक्शनल आइसोमरिज्म का एक एग्जांपल हम देते हैं। एक ले लो CH3 CH2 OH।
और दूसरा ले लो CH3OCH3। ये दोनों का भी देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एक में OH फंक्शनल ग्रुप है, इसको कहा जाएगा अल्कोहल, और इसमें जो है डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट एज द फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है, ये जो ऑक्सीजन डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो ये कंपाउंड हो जाएगा ईथर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाने की वजह से ये दो है टोटली डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एक तो अल्कोहल है, एक ईथर है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो ये भी एक रीजन है जो आइसोमरिज्म कार्बन कंपाउंड्स जो दिखाते हैं, वो भी एक रीजन है कि कार्बन कंपाउंड्स के नंबर इतना ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय ए स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 मेटल्स P, Q, R and S with the given salt solution। मेटल्स आपका P, Q, R, S है, सॉल्यूशन सबका है मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन, कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। इनके साथ किस तरह से P, Q, R, S मेटल्स जो है वो रिएक्ट कर रहा है वो आपको बता दिया गया है। P जो है रिएक्शन कर रहा है सिर्फ 2 के साथ, जिंक नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। Q जो है सबके साथ रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट सबके साथ Q जो है रिएक्शन ऑकर्स सबके साथ रिएक्शन कर रहा है। R को देखो, R जो है बस रिएक्शन कर रहा है एक के साथ, इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, यहां भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, यहां भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, और एस किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। आपको बताना है कि मेटल्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। तो आप देख ही रहे हो कि जो मेटल सबके साथ सारे सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन करेगा वो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा दैट विल बी द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। और उसके बाद बाकी ऑर्डर हम बना लेंगे। तो देखो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, दैट इज एस। एस जो है किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, और आपको जो है इनका रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव से लेकर के सबसे मोस्ट रिएक्टिव में आपको जाना है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव तो हो गया एस, और उसके बाद कौन आएगा, आर जो मेटल है वो सिर्फ एक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आर की जो रिएक्टिविटी वो जो है एस से थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद आ जाओ पी में, पी जो है 2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, 2 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रहा है, बाकी दोनों के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो जो पी है उसकी रिएक्टिविटी जो है आर से थोड़ा सा ज्यादा है, और जो क्यू है वो सारी सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन कर रहा है, दैट मींस क्यू इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो यहां से जो है हम आंसर में ऑर्डर को लिख लेते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी व्हाट, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है एस, एस से ज्यादा रिएक्टिव कौन है आर, आर से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है पी, पी, और P से भी ज्यादा रिएक्टिव है Q जो कि सबके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये तो हो गया ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द 4 मेटल्स। नाउ बोल रहा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन Q रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। तो ये हम लिख लेते हैं, ये नंबर 1 का आंसर था। नंबर 2 में Q मेटल के साथ जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होगा देन व्हाट विल फॉर्म, QSO4 प्लस Cu, क्योंकि Q जो है सबसे रिएक्टिव मेटल है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके, कॉपर तो आपका एक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही नीचे है, बॉटम में है, तो कॉपर मेटल का रिएक्टिविटी तो बहुत ही कम है। और Q जो है हमें यहाँ पे पता चल गया बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। सो Q क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सो बन जाएगा QSO4 साथ में कॉपर। तो ये 2 क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन states that the following table shows the position of 5 elements A, B, C, D and E in the modern periodic table। ये ग्रुप है आपका, ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसके बाद बीच में सेंटर में होता है 3rd से लेकर के ग्रुप 12 तक। ये आपको पता है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल आप सब ने देखा ही है। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बाद बीच में सेंटर में 3rd से लेकर के 12 तक ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद बिल्कुल राइट हैंड साइड में होते हैं 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये ग्रुप्स है। तो पीरियड में आपको सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में आपको दिया है
जो है ए का पोजीशन ये है, डी का, बी का, सी का, ई का, ये पोजीशन है इनका। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हिच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2? इनमें से वो मेटल कौन सा है जिसकी वैलेंसी 2 है? आप देख रहे हो कि वैलेंसी 2 उसी का ही होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगा? उसकी वैलेंसी जो है 2 होगा। तो वो कौन सा मेटल है इनमें से? वो होगा डेफिनेटली डी, बिकॉज आप देख रहे हो कि ग्रुप 2 में जो है डी प्रेजेंट है और डी विल बी हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो डी विल बी हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 2। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इट विल बी डी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हिच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव? आप देख रहे हो कि एलिमेंट सी जो है इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव, बिकॉज एलिमेंट सी कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट है? एलिमेंट सी इज प्रेजेंट इन ग्रुप 18, और ग्रुप 18 में व्हिच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 18? दे आर द नोबल गैसेस। हमें पता है कि नोबल गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, दे डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू रिएक्ट, they neither lose electron nor gain electron and they are the most unreactive elements। so C होगा आंसर इस क्वेश्चन का। लीस्ट रिएक्टिव मेटल एलिमेंट कौन है? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट विल बी C। सो नंबर 2 का आंसर हो जाएगा C। अच्छा, उसके बाद नंबर 3, आउट ऑफ डी एंड डी व्हिच एलिमेंट हैज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस? आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस जो है पीरियड में अक्रॉस द पीरियड, जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ आप चलते हो तो अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज कर जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन द सेम शेल, और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज की वजह से जो न्यूक्लियस है वो शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। शेल नंबर इंक्रीज नहीं होता है पीरियड में, जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो, जिसकी वजह से देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज। सो बोल रहे हैं कि व्हिच एलिमेंट आउट ऑफ डी एंड डी जिसका साइज जो है एटॉमिक रेडियस जो है इट विल बी स्मॉलर। तो ऑब्वियसली नंबर एलिमेंट ई विल हैव द स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, बिकॉज जो है डी का पोजीशन देखो और ई का पोजीशन देखो, डी इज प्रेजेंट इन ग्रुप 2 एंड ई इज प्रेजेंट इन ग्रुप 15। सो पीरियड में जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो साइज इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा कि एलिमेंट E has the smaller atomic radius than compared to element D. So this is how we have solved this question. So thanks for watching the video.